गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 324 324 के अर्थमेटिक सेक्शन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है इसमें कि इतने इतने कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया है और लास्ट में इतना इतना प्रॉफिट होता है और बी ने इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, देन ए एंड सी का अमाउंट बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है साझेदारी का, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही काम में आएगा हर जगह। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ए बी सी में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है ये ए बी सी का इन्वेस्टमेंट होता है। इन्होंने मान लिया मैंने एक्स वाई जेड में इन्वेस्ट किया, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा ना, जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम होता है, जितनी कैपिटल इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग ही उनका प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड होता है। प्रॉफिट क्या दे रखा है, 2:5:6। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ए बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 5 × y = 5। 5 × y की वैल्यू दे रखी है 8 = 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी जो एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल गया अपने पास में, 8 निकल के आई। ठीक है, अभी एक यूनिट की वैल्यू जो 8 निकल के आई, इसी प्रकार से इनका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 × x = कितना है, 2 दिया हुआ है। एक यूनिट की वैल्यू हमें पता है कि एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए x यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगी। तो ये 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये भी एक यूनिट है, तो 4 महीने के लिए। तो ए ने इन्वेस्ट किया हुआ 4 महीने के लिए। इसी प्रकार सी का निकालेंगे तो 3 × z = 6 है। z की वैल्यू 2 है और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16। तो 16 तो सी का था और ए का है 4, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:4 हमारा आंसर हो जाएगा। यही था क्वेश्चन इसका, पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट काम में लेना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइस 5 रुपये से 7.5 रुपये हो जाता है, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करना है तो उसके कंजम्पशन में कितनी कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने मान लिया एक्सपेंडिचर, पहले 5 रुपये पर केजी का एक्सपेंडिचर खर्च करता था वो, अब 7.5 रुपये का एक्सपेंडिचर खर्च करता है। अब एक बात बताओ, इतने रुपए में अगर तुम सोच के चलो कि मान लिया मैंने 1 रुपए की पहले 4 टॉफ़ी आती थी, 4 टॉफ़ी आती थी, अभी 1 रुपए की 2 टॉफ़ी आती है। तो उसका कहने का मतलब क्या होता है कि रुपया उसको एक ही रखना है, चाहे टॉफ़ी कम ले सकता है वो। ठीक है, मान लिया अभी 2 रुपए की 8 टॉफ़ी आती है, ऐसा सोचो 2 रुपए की 4 टॉफ़ी आती है, तो उसको 1 रुपये खर्च करना है, इधर 2 रुपये खर्च हो रहा है तो उसको क्या करना है, 1 रुपया खर्च करना है, तो उसको टॉफ़ी क्या करनी पड़ेगी, 2 रुपये। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसमें से डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने रुपए घटाने पड़ेंगे ताकि उसका प्राइस ना बढ़े, 2.5 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। कितने पे बढ़ाने पड़ेंगे, 7.5 रुपये। तो 100 पे कितना, 25 या 75, ये आ जाएगी वैल्यू 33.33%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सोचने वाली बात होती है कि इनकम जो है डिक्रीज हो गई 4,000 रुपये से, वाइल इनकम टैक्स रेट इज 10%। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि पहले इनकम मान ली मैंने X रुपये थी, X रुपये पे उसको क्या करना होता था, 10% का टैक्स देना होता था, 10 रुपये का टैक्स देना होता था। ये 10 रुपये काटने के बाद ये 10 रुपये जो टैक्स के हैं उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 4 यूनिट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 40 यूनिट। इसी प्रकार सेकंड में क्या दे रखा है, सेकंड में ये बोल रखा है कि इनकम टैक्स जो इंक्रीज हो जाएगा ना 17.5%, मतलब वाई इनकम थी उसकी, उस पर 7.5% का जो टैक्स देगा ना उसकी वैल्यू दे रखी है 5 रुपये। तो 25 × 7 = 175, 25 चौके। ठीक है,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 40 5 200/7, इतनी वैल्यू आ गई। इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक अचर आएगा, यहाँ पे भी अचर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो z माना नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई में 4z और 5z होगा, तभी तो हम रियल वैल्यू ले सकते हैं, वरना रियल वैल्यू कंसिडर ही नहीं कर सकते। यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे z आएगा। ठीक है, ये बात होगी। तो अभी करना क्या है, इन दोनों का रेशियो देख लेते हैं। रेशियो में क्या आया, x रेशियो y क्या आया 40z अपॉन 200 z/7, z से z कैंसिल हो गया, 40 5 7 ऊपर चला गया, तो x रेशियो y कितना आया मेरे पास में 7/5 आया। अभी बोल रहा है जो डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इनकम डिक्रीज हुई है वो 2 यूनिट हुई है। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। अभी बोल क्या रहा है, उसकी प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय है कितनी यूनिट, 7 यूनिट है, तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्रारंभिक आय आ जाएगी 14,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर 1200 से 1728 हो जाता है। मतलब फर्स्ट ईयर में जो था वो 1200 रुपये थे। अब थर्ड ईयर में क्या हो गया, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग की बात कर रहा है 1728, मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट होते होते बात हो गई है, 1728 हो गई वैल्यू। ठीक है, ये 2 साल का ब्याज हो गया। तो 2 साल को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू 3 से डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 400, इसको 3 से शॉर्ट करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 576। तो अभी इसका रूट लूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 24। ठीक है, तो 1 साल में क्या हो गया, रूट लेंगे, 2 साल का होता है, तो 1 साल में क्या हो गया, 4 इंक्रीज हो गया। कितने पे इंक्रीज हो गया, 20 पे, तो 100 पे कितना, 20 5 100, 5 के 20%। ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब एक दूसरे की तरफ जाती हुई कारें दिल्ली से बम्बई, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 280 किलोमीटर। 8:30 बजे दोनों एक ही साथ रवाना होती है। एक की स्पीड है 30 किलोमीटर और दूसरे की स्पीड है 40 किलोमीटर। दोनों को कितने टाइम बाद मिलेगी। तो अभी एक बात बताओ, 8:30 बजे चलिए, एक टाइम पे चलेगी तो एक टाइम पे मीट होगी, नॉर्मल बात है। अगर टाइम कांस्टेंट हो, टाइम कांस्टेंट हो मतलब जिस टाइम पे चली है और मिलेगी एक टाइम पे, टाइम कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट होता है जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो होता है। स्पीड की रेशियो दे रखी है 30:40, तो 3:4, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी 3:4। तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 280, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो ये दूरी तय कितनी करेगी, 120 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है इसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 से काटूंगा तो 4 घंटे बाद ये दोनों की दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीलर सेल गुड एट 10% लेस ऑन सीपी बट ही यूजेस 15 ग्राम इंस्टेड ऑफ 20 ग्राम। अब एक बात देखने वाली है कि 10% लेस पे बेचता है, मतलब अगर 10 रुपये की कोई चीज़ वो खरीद रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो बेच कितने की रहा है, 9 रुपये की बेच रहा है भाई। ठीक है, ये बात हो गई। अभी क्या बोल रहा है ये कि 20 रुपये अगर उसको प्रॉफिट हो रहा था ना, मतलब 20 ग्राम उसको बेचना था, ठीक है, तो उसकी जेब से उस चीज़ के पैसे कितने लगे हैं, 15 ग्राम के लगे हैं। ये बात बोल रहा है वो। तो ऊपर नीचे से जो कट रहा है वो काट देते हैं, ये आ जाएगी वैल्यू 15 से 18 हो गई। अब प्रॉफिट कितने यूनिट का हो गया, 3 यूनिट का। किस पे, 15 पे, तो 100 पे कितना, 5 पे कटूँगा तो ये आ जाएगी 20% का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे
एक बात सोचने वाली है कि यहाँ पे जो रेट दिया होता है ना 20 ग्राम से 15 ग्राम, तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो 20 ग्राम पे कर देते हैं, और जो कॉस्ट प्राइस होता है जितने ग्राम, जैसे देखो 1000 रुपये की चीज़ को 900 ग्राम पे बेच रहा हूँ, तो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे कि 1000 रुपये जो लिखा हुआ है उसको सेलिंग प्राइस में लिख देंगे, और जो लिखा हुआ है 900 उसको कॉस्ट प्राइस पे लिख देंगे। कम वजन का ही उपयोग करता है, और ख़रीदते समय ज़्यादा वजन का उपयोग करता है, तो क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, 900 ग्राम की जगह पे 1000 ग्राम कर देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। 3/4 an order was sold at profit 8% and the remainder at loss of 4%. If the total profit was 300 then value of the order was, ठीक है, मान लिया मैंने 4 रुपए की कोई चीज़ खरीदी है मैंने, ठीक है, इसका 3/4 मतलब 3/4 कितना होता है 3 यूनिट, 3 यूनिट को 8% के मतलब एक 4, मान लिया मैंने 4 टॉफियाँ खरीदी है, सबका प्राइस 1-1 रुपये है, तो एक टॉफ़ी का प्राइस 1 रुपये है, तो 4 रुपये की खरीदी है मैंने, 4 RS का क्या लगाया मेरे को कॉस्ट प्राइस लगाए, तो एक टॉफ़ी पे कॉस्ट प्राइस कितना लगाया मेरे को 1 RS लगाया, तो 3 टॉफ़ी पे कितना कॉस्ट प्राइस लगा होगा मेरे को 3 रुपये। 3 रुपये की चीज़ को 8% के प्रॉफिट पे, मतलब 3 को 108/100 पे बेचूंगा मैं, ठीक है, यही तो करूँगा, तो 100 पे 1 रुपया 0.8, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3.24 पे बेच दिया इसको, ठीक है 3 रुपये को। अभी क्या बोल रहा है दूसरे को 4, मतलब अब बचा कितना 3 यूनिट, तो यहाँ बेच दिया, 4 में से 3 गया 1 यूनिट, मतलब 1 रुपये की चीज़ को किस पे लॉस पे बेचना है, तो 96 पैसे में बेचना है, 4 का लॉस मतलब 100 में से 4 कम, डिवाइड बाय 100, मतलब इसको बेचने टाइम उसको प्रॉफिट कितना होगा, इतना होगा, 6 और 4 10, 9 और 2 11, 1 12, 2 1 4, तो 4 रुपये की चीज़ को मैंने बेचा कितने में 20 पैसे में, 4 रुपये 20 पैसे। अब 20 पैसे की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 300 यूनिट, तो एक की कितनी हो जाएगी 15। अभी क्या बोल रहा है ऑर्डर का प्राइस कितना माना था 4 यूनिट, तो 15 चौके 60, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 6000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रखा है कि मिल्क एंड वास्ट कॉस्ट प्राइस प्योर मिल्क पे एंड सोल्ड किया जाता है 12.5% के प्रॉफिट में। अब मान लिया मैंने कि टोटल क्वांटिटी मान ली मैंने उसमें x लीटर है, ठीक है, और उसमें मिल्क मान लिया मैंने y लीटर है। अभी क्या बोल रहा है कि इसको 12.5% के प्रॉफिट में बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा टोटल क्वांटिटी अपॉन मिल्क, और इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 12.5%, 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 पे 1 मतलब 9/8, 9/8 पे बेचा जा रहा है। तो ये तो बोल रहा है कि 25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, मतलब 5 पे 4 की वैल्यू को 5 पे बेचा जा रहा है ऑल ओवर। हम बोल रहे हैं कि इस पे बेचा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में बता रखा है कि इस पे बेचा जा रहा है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x/y = 10/9। अब क्या माना था मिल्क की क्वांटिटी कितनी है 9 है, टोटल क्वांटिटी है 10 लीटर, तो अब मिल्क कितना प्रतिशत है 10 में से 9 मिल्क है, तो 10 में से 9 मिल्क मतलब 9/10 × 100% में निकालेंगे तो 90% हमारा क्या हो जाएगा मिल्क का जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल बस में 5:8 का बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 5:8 का। अब बोल रहा है कि 13 स्टूडेंट गोड डाउन, 13 स्टूडेंट है, बॉयज नहीं है, 13 स्टूडेंट है, तो टोटल 13 ही तो है, 13 यूनिट की वैल्यू 13, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5, तो ये 5x और 8x मान लिया मैंने। अब बोल रहा है इसमें से तो 5 उतर जाते हैं और इसमें 8 उतर जाते हैं, तभी तो 13 हुई। अभी क्या बोल रहा है आगे 12 लड़के और चढ़ जाते, तो लड़के कितने चढ़ गए 12,
लड़कियां चढ़ी नहीं, तो इनका रेशियो 1:1 हो गया। 5x प्लस 7 डिवाइड बाई 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 1:1। मतलब 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 8x माइनस 8। अब देखो 8 और 7 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसको सोल्व करूँगा तो अभी बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बस इनिशियली कितने थे 3 और 5 यूनिट आएगा, सॉरी x की वैल्यू आ गई 5 यूनिट। 8 और 5 13, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल स्टूडेंट निकल के आएंगे 65। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंटेनर कंटेनिंग x लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 3 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम इट and replaced by water. This process of mixing is repeated one more time if the ratio milk and water resulted mixture 49:15। अब क्या बोल रहा है ये, अभी देखो एक कंटेनर मान लिया मैंने, एक ऐसा कुछ कंटेनर है, ठीक है। अभी उसके अंदर सोचने की कोशिश करो तो पूरा का पूरा पहले मिल्क से भरा हुआ था, पूरा का पूरा भरा हुआ था। इसने दे रखा है कि प्योर मिल्क से भरा हुआ था, x क्वांटिटी थी उसके अंदर। अभी क्या कर दिया इसने कि जो लास्ट में क्वांटिटी थी, तो ये कंटेनर थोड़ी ना बड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये बोल रहा है कि 49:15 हो जाएगा। मतलब इतना मिल्क हो जाएगा इसके अंदर, इतना वाटर हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 64। तो इसके अंदर इनिशियली भी कितनी रही होगी 64 यूनिट रही होगी, तभी तो ये होगा। और फाइनल क्वांटिटी मिक्सचर की कितनी रह जाएगी 3 यूनिट। 2 बार निकालूंगा तो कितनी यूनिट रह जाएगी 49 यूनिट। तो मतलब पहले था 64, अभी कितनी रह गई 49 यूनिट। और ये प्रक्रिया की गई 2 बार, तो 2 बार की गई। इनिशियल में कितना था, इसका अंडररूट कर दूंगा, 8 से क्या होगी वैल्यू 7 होगी। अभी बोल रहा है कि 1 यूनिट निकाला गया, तो अपने पास में कितना यूनिट निकाला गया 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या बदल रखी है 3 लीटर। तो इनिशियली दूध पूछा गया, तो इनिशियली दूध था 8 लीटर, 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 लीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ईयर अगो द एज ऑफ डॉटर वाज 25% एज ऑफ हर फादर। ठीक है, फादर और डॉटर की एज की बात कर रहे हैं, तो 25% थी, तो ये 1 थी, ये 4 थी। ठीक है, 3 ईयर हेंस द रेशियो एज फादर एंड डॉटर 3:8। इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 8:3 हो जाएगा। अभी देखो जो गैप होगा इसका वो सेम होगा। यहाँ पे 3 यूनिट का गैप है, यहाँ पे 5 यूनिट का गैप है, तो गैप सेम कर लेते हैं। इसको 5 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 के 20, 5 एकम 5, इधर मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 8 या 24, 3 थे ना। अब गैप सेम हो गया। अभी बोल रहा है कितने साल बाद में 5 साल एगो, तो ये बात थी, और 3 साल ये हो गई, तो 8 साल की बात कर रहे हैं। 4 यूनिट की वैल्यू 8 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन परसेंटेज। अब देखो 5 साल पहले की बात कर रहा है, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 20 दूनी 40, 5 साल पहले थी, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 45 साल का हो जाएगा। इसको 10 और 5 15, तो 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनके पुत्री का अनुपात पूछा गया है, तो पुत्री 1 यूनिट हो जाएगी और पिता 1 हो जाएगा, हमारा आंसर। अब बोल रहा है कि आशुतोष है कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 2.5 आवर, 2.5 आवर में कंप्लीट कर सकता है अपनी जर्नी को। ठीक है, ही ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द स्पीड, 36 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है ये पहली जर्नी। अब यहाँ पे एक बात देखोगे, फर्स्ट हाफ दिया हुआ है, तो सेकंड हाफ तय करेगा 54 किलोमीटर पर आवर की दर से। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस अगर सेम होती है तो टाइम का रेशियो होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। तो 18 से कटा 2 बार, इधर 3 बार, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। अब बोल रहा है 5 यूनिट की वैल्यू टोटल 2.5 घंटे लगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.5, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1.5। अब बोल रहा है फाइंड द टोटल। अब देखो 1.5 किलोमीटर पर आवर की दर से 2, अब यहाँ पे स्पीड कितनी थी, यहाँ पे स्पीड थी 36, 36 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया,
इधर बचा 1, तो इधर आएगी 54, तो 54 प्लस 54 टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 108 किलोमीटर। क्योंकि टाइम को अगर मैं चाल से मल्टीप्लाई कर दूं, चाल कितनी है मेरी, स्पीड कितनी है 36, 36 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 54 आ गई। तो ये तो फर्स्ट आवर की आई डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ की आई, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 108 आएगी, क्योंकि आधी आधी डिस्टेंस तय किया तो 108 किलोमीटर आ गई पूरी डिस्टेंस। आगे बोल रहा है वाइल चेजिंग ए थीफ इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड पुलिस वाज 300 मीटर। अब देखो पुलिस वाला यहाँ खड़ा है, थीफ यहाँ खड़ा है, यहाँ पे पुलिस खड़ा है, यहाँ पे थीफ खड़ा है, इनके बीच की दूरी है 300 मीटर। यह भाग रहा है 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये भाग रहा है 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो दोनों एक साथ भागना स्टार्ट किए और दोनों एक साथ ही पकड़े गए, तो टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, जो स्पीड की रेशियो होगी वही डिस्टेंस की रेशियो होगी। तो स्पीड की रेशियो क्या है 63:14 है, तो 7 से काटूंगा 9 बार, 7 से काटूंगा 7 बार। टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी 9:7, सॉरी ये स्पीड की रेशियो और ये डिस्टेंस की रेशियो, टाइम तो दिया ही नहीं हुआ। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने डिस्टेंस का है 2 यूनिट की वैल्यू 300 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150। तब बोल रहा है थीफ ने कितनी दूरी तय की हुई, थीफ कितनी स्पीड से भाग रहा है 7 की स्पीड से, तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1050, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग डिजिट 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, मुझे एक बात तो 4, 5, 6, 7, 8 नंबर लेके मेरे को एक नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले में क्या आ सकते हैं, पहले में तो सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, पहले में 5 नंबर आ सकते हैं। रिपीटेशन अलो नहीं है, तो मान लिया मैंने यहाँ पे कोई नंबर आ गया तो वो यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4 नंबर आने की। और बचे हुए कितने नंबर हो गए, एक नंबर यहाँ गया, एक नंबर यहाँ गया, तो बचे कितने 3 नंबर। 500 के 20 या 60 तरीकों से नंबर बना सकते हैं हम लोग। ए कैन गिव बी स्टार्ट 400 मीटर एंड, देखो यहाँ पे ए खड़ा हुआ है। अब बोल रहा है कि ये स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है, कि स्टार्ट देने का मतलब ये होता है कि ए ज़्यादा स्पीड से भागता है बी की तुलना में, तो तभी तो ये स्टार्ट देगा कि ये 400 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा ना, तो 400 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी के बीच की 400 मीटर, और फिर ये मतलब कितनी दूरी तय करानी है 1500 मीटर दूरी तय करानी है। तो इसको भागना कितना पड़ेगा, ये यहाँ पे जाके खड़ा हो गया, अभी तू जाके खड़ा हो जाए यहाँ पे, और फिर मैं भागना शुरू करूँगा 400 मीटर, तो ये दोनों क्या पहुँचेंगे एक ही समय पे पहुँचेंगे यहाँ पे, तभी तो स्टार्टअप देगा, वरना तो ये कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो बी कितनी दूरी तय करेगा यहाँ पे, तो 1100 मीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि 400 मीटर तो आगे आगे खड़ा हो गया। अब ए पूरी दूरी तय करेगा, ये 1500 मीटर की दूरी तय करेगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला हुआ है, अब सी है ना, सी 300 मीटर आगे आगे खड़ा हो जाता है, मतलब सी यहाँ पे खड़ा हो जाता है 300 मीटर, तो सी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 1200 मीटर तय करनी पड़ेगी, और ए को 1500 मीटर, तो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, जो उन्होंने दूरी तय की उसका, ये 15 मीटर की दूरी, और ये क्या दूरी तय करेगा, ये दूरी तय करेगा 11 की, ये दूरी तय करेगा 12 की। अभी बोल रहा है कि सी जो है वो 1500 मीटर की रेस में बी को कितने स्टार्टअप दे सकता है, तो यहाँ पे गैप दिख रहा है मेरे को 1 यूनिट का, तो सी जितने टाइम में 1500 मीटर की दूरी तय करेगा, बी सी करेगा 12 यूनिट की वैल्यू 1500 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने यूनिट का है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट दूरी तय करने में उसको टाइम कितना लगेगा, उतने ही टाइम का वो गैप दे देगा, तो 12, तो 125 मीटर की क्या दे देगा उसको, भी तू 125 मीटर आगे आके खड़ा हो जा, तो मैं भागना शुरू करूँगा, तो वो एक ही समय पे पहुँचेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर है। लेंथ ऑफ द रिवर इज 63 किलोमीटर, देखो कोई नदी है उसकी लंबाई दे रखी है अपने को 63 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोल रहा है, बोट टेक 4 आवर मोर टू रिटर्न देन गो। अब क्या बोल रहा है ये कि 63 किलोमीटर के रिटर्न करने में जो टाइम लगता है ना, तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू कम आ रही है,
क्योंकि नीचे वैल्यू कम आएगी, कम को अगर ज़्यादा वाली संख्या में डिवाइड करूँगा तो ज़्यादा ही आएगा आंसर। इसको जितना टाइम लग रहा है उससे 4 घंटे एक्स प्लस वाई वाले को लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर आ गया 4 घंटे। तो अब 63 और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है अपने को x माइनस 6 माइनस 63 x प्लस 6। तो यहाँ पे ऑप्शन से वैल्यू उठाओ और पुट करके देख लो। देखो 24 में से 6 गया 18 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही है। अब 12 करूँगा, 12 से 6 गया 6, यहाँ पे भी 63 में डिवाइड नहीं हो रहा। 15 से करूँगा, 15 माइनस 6 9, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7, और 15 और 6 21, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। तो 15 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर भी 4 आ रहा है तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया। अरुण कैन स्विम 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है x माइनस वाई, प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम तो x प्लस वाई। 6 घंटे लगते हैं इसको। सेकंड में क्या बोल रहा है 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब x माइनस वाई प्लस 32 बटा x प्लस वाई। टोटल टाइम लगता है 9 घंटे। तो ऐसी वैल्यू रखूँगा जो दोनों इक्वेशन को सोल्व करा सके। मान लिया उसकी अरुण की गति 6 है, तो धारा की गति कितनी हो सकती है, 6 से तो कम ही होगी। 6 से कम ही होगी तभी तो तैर पाएगा, वरना तो तैर ही नहीं पाएगा स्ट्रीम के अगेंस्ट। तो 6 से कम लेनी पड़ेगी। 6 से कम क्या क्या ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 0 तो ले नहीं सकता। अब इनमें से जो संख्या लेने पे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है वो देख लेते हैं। 6 में से 5 गया है कि यहाँ पे आ गई वैल्यू 12, तो ये तो 6 से ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है, दोनों को प्लस करने में 6 आना चाहिए, तो ये तो ले नहीं सकते। तो 4 में से 2 गए 6, अकेले से 6 आ रहा है, 6 में 0 थोड़ी जोड़ूंगा जब 6 आएगा, ये भी नहीं ले सकते। 3 और 6 लेके देख सकते हैं। 3 इधर आ गई वैल्यू 4 प्लस, और 4 3 9, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि 9 24 में डिवाइड नहीं होगा। अगली वैल्यू देख लेते हैं 2, यहाँ आ गई वैल्यू 3 6 और 2 8, ये तो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, 6 घंटे आ रही है वैल्यू। सेकंड वैल्यू में क्या करेंगे अपन कि 6 और 2 और रख के देख लेते हैं। 6 माइनस 2 4 से डिवाइड किया 5 प्लस 6 और 2 8, 5 और 4 9, ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो उनकी स्पीड थी 6, और अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछे तो 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एज एंड राहुल एंड रोमी। क्या बोल रहा है, राहुल एंड रोमी की जो एज है, राहुल एंड रोमी की एज दे रखी है पी रेशियो क्यू। अभी क्या बोल रहा है, राहुल की एज 4 साल बढ़ा दूँ, पी में 4 साल बढ़ा दूँ, और रोमी की एज 5 साल से बढ़ा दूँ, तो इन दोनों का रेशियो क्या जाएगा, 11 रेशियो 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 पी प्लस 40, 11 क्यू प्लस 55, 10 पी माइनस 11 क्यू इक्वल टू 15। फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, परसेंटेज का योग है पी प्लस क्यू, का योग क्या दे रखा है 75, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ। तो 10 पी माइनस 11 क्यू इज इक्वल टू 15, 10 पी प्लस 10 क्यू इज इक्वल टू 750। माइनस कर देता हूँ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 21, और ये आ जाएगी वैल्यू 750 में से 15 के 735 माइनस का 735, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 21 73 के 5 105, क्यू की वैल्यू आ गई 35 आ गई, तो पी की वैल्यू आ गई 40, क्योंकि दोनों का एज 75 दिया हुआ है। अब रेशियो पूछा गया उनकी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज का रेशियो क्या हो जाएगा 40, 8 5 40, 7 5 35, 8:7। ठीक है। इन ए बैग देयर आर 5 बॉल ऑफ वाइट कलर बॉल, 5 वाइट बॉल है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 4 ब्लैक कलर बॉल है। अब दोनों एक ही कलर की होनी चाहिए, ऐसे चूज करना है। तो 5 में से 2 निकालनी पड़ेगी, 5C2, 4 में से भी 2 निकालनी पड़ेगी, टोटल 9 में से 2 निकालनी पड़ेगी। इसको हल करूँगा तो आंसर आएगा मेरा
5 5 दूनी 10, 10 और 16, 16/9 × 36, 4 6 कटूँगा 4/9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ टू स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर है 32 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर पहले की मान ली मैंने भुजा है A1 है, पैरामीटर क्या हो जाएगा 4A1। 4A1 की वैल्यू दे रखी है 60, तो A की वैल्यू आ जाएगी 15। सेकंड में बात कर रहा है कि A2 मान लिया मैंने, 4A2 की वैल्यू दे रखी है 32, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 8। थर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया कितना आ जाएगा 225, इसका एरिया आ जाएगा 64, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 289। थर्ड का एरिया के बराबर है, तो थर्ड का एरिया कितना हो जाएगा 289। अभी बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब ए की स्क्वायर की वैल्यू है तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 17। तो पेरीमीटर ज्ञात करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है 68, ये हमारा आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।